आती है आपके पोर्टफोलियो पर बात करने की और आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या अहम ट्रिगर्स है उस पर बात करने की। तो मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं मनी एजू स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या और ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं विधानसभा चुनाव नतीजों की। हालांकि हमेशा हम कहते हैं कि अगर आपने पोर्टफोलियो बना रखा है जो कि लंबी अवधि के लिहाज से है और आपने अपने लक्ष्यों को तय करके उसके मुताबिक ये पोर्टफोलियो बनाया है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं और इन इवेंट्स का बाजार पे जो असर दिखता है वो ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको इंटैक्ट रहना पड़ता है अपनी इन्वेस्टमेंट में। लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम इन ट्रिगर्स को समझना चाहें और किस तरह से इन्वेस्टर बिहेवियर में बदलाव होगा, अगर उस लिहाज से हम अपने दर्शकों को जागरूक करना चाहें, उन्हें समझाइश देना चाहें, अर्नव जी, तो आप क्या कहेंगे? हमने देखा धुआंधार जीत यहाँ पर 4 राज्यों में बीजेपी की और आप यहाँ पर पंजाब में आती हुई, लेकिन इस जीत के जो मायने हैं मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिहाज से क्या है? देखिए, तो जो इम्पैक्ट आता है स्टेट पोल्स का ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स पे, वो काफी कम रहता है और वो कम समय के लिए रहता है। लेकिन जो चार और 5 राज्यों में जो अब इलेक्शन हुए थे, वहां पर 2-3 इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ये था कि उसमें यूपी शामिल था, जो सबसे बड़ा राज्य है और वो लोकसभा में 80 मेंबर्स भेजता है। दूसरी बात ये भी थी कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जो 2024 में आने वाला है, वो सिर्फ अब 2 साल दूर है। तो ये सब जो इलेक्शंस होते हैं असेंबली के जस्ट बिफोर द लोकसभा पोल्स, वहां पर ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा ध्यान ज्यादा रहता है। और तीसरी बात ये थी कि हम आज की तारीख में काफी टफ इकोनॉमिक सिचुएशन से हम जा रहे हैं, तो इसीलिए ये 3 फैक्टर्स को लेके इस पर ध्यान ज्यादा था। अब एज फार एज योर पोर्टफोलियो इज कंसर्न, काफी सारी चीजें इससे बाहर निकल कर आती है। देखिए, जो मार्केट्स का फोकस रहता है वो इस पर रहता है कि क्या स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी सेंटर से आएगी। और क्योंकि बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में जीत हासिल की है, तो वहां से ये एक एश्योरेंस आता है इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज अब तक चल रही है वो आगे भी चलती रहेगी, कोई इमीडिएट चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि जो मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा गया था, और खास करके यूपी में जहां पर फोकस था कि डेवलपमेंट और बेनिफिट्स किस तरह लोगों से पहुंचे, तो जब डेवलपमेंट का मतलब होता है फॉर द मार्केट्स कि ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी से कंपनियों को लाभ होता है, क्योंकि कई क्षेत्रों में उनका बिजनेस बढ़ता है, तो ये सब लेकर भी एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि जो डेवलपमेंट हो रहा था उसी तरह से आगे चलता रहेगा, और इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से ये पॉजिटिव। तीसरी बात ये है कि जब हम हाल की सिचुएशन में देखें, तो क्योंकि बीजेपी सेंटर में रूलिंग पार्टी है, उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है, तो ये एक और आश्वासन देता है कि पॉपुलिज्म, जो बाजार को अच्छा नहीं लगता, इक्विटी मार्केट्स को भी अच्छा नहीं लगता और डेट मार्केट्स को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पॉपुलिज्म का मतलब ये होता है कि सरकार ज्यादा फ्रीबीज लोगों को देगी और उससे पूरा जो डेट मार्केट खास करके है, क्योंकि ज्यादा बोरोइंग आती है और उससे यील्ड्स बढ़ती है, तो ये काफी मेन चीज होती है। लेकिन और एक अंतिम पॉइंट ये है कि हाल की स्थिति में जहां पर एक युद्ध चल रहा है, जहां पर फेडरल रिजर्व दुनिया भर में रेट्स बढ़ने की बात हो रही है, तो ये सब को देखते हुए हमारे वहां भी रेट्स पे प्रेशर आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उसके लिए ये सरकार अब पूरी तरह की स्थिति में है कि वो थोड़े टफ मेजर्स भी ले तो वो एक्सेप्टेबल रहेंगे, और एक्सेप्टेबल रहने के साथ साथ वो इकोनॉमी और आपके मार्केट्स के लिए भी एक अच्छा सूदिंग बाम की तरह रहेगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो डेट पोर्टफोलियो एज वेल एज इक्विटी पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करता है।
और साथ ही कहीं ना कहीं जो हम कह रहे हैं कि निवेशकों के आत्मविश्वास को यहाँ पर बूस्ट मिलता है इस तरह के इलेक्शन रिजल्ट्स देखकर। तो पंकज जी, कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं आपके, वो बाजार की चाल की वजह से थोड़े से हिल गए होंगे। मैं केवल विधानसभा इलेक्शन नतीजों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल जिस तरह की स्थिति हमें दिखाई दे रही है दुनिया भर में, उसके लिहाज से आपसे पूछना चाह रही हूँ, अपने शॉर्ट टर्म लक्ष्यों को अब किस तरह बदलने का समय आ गया है, उनमें किस तरह से हेरफेर करने का समय आ गया है? देखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स की अगर बात करें तो वहां पर अक्सर जो निवेश किया जाता है वो डेट ओरिएंटेड स्कीम्स में किया जाता है। तो यहाँ पर यदि आपने कोई फिक्स डिपॉजिट में किया हुआ है या फिर इस तरह की स्कीम्स में किया है या फिर कोई लिक्विड फंड या इस तरह के फंड में किया है, तो बहुत ज्यादा बदलाव की वहां पर जरूरत नहीं है आपको, वो वैसा ही रहने दें। यहाँ पर ज्यादा फर्क पड़ेगा लॉन्ग टर्म पर। और यदि आप मान लीजिए निवेश करते हैं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के लेवल्स काफी करेक्ट हो गए हैं। तो यदि आप निवेश कर रहे हैं, आपने मान लीजिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि आप मान लीजिए एसटीपी कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट होगा, तो वहां पर आपको बदलाव की बहुत जरूरत है। क्योंकि आप ये सोच के कर रहे थे कि मार्केट नीचे आएगा तो आपको वहां पर एक कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, बट मार्केट काफी नीचे आ चुका है। तो आप कोशिश करें कि अब बहुत लंबा इंतजार ना करें, बल्कि इन लेवल्स पर फायदा उठाएं और मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो इसमें बदलाव की आपको बहुत जरूरत है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो चलिए, ओवरऑल हमने आपको बताया कि किस तरह के ट्रिगर्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो पर एक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। लेकिन अब पिछले 6 महीनों की अगर हम बात करें तो हमने बाजार में अलग अलग लेवल्स देखे हैं, कई उतार चढ़ाव के लिहाज से हमें नए नए लेवल्स देखने को मिले हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपने अगर पोर्टफोलियो बना रखा है और उसमें भी अगर आपने मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स को शामिल कर रखा है और आप जाके अपने फंड्स की परफॉर्मेंस भी देखें, तो कहीं ना कहीं आपको मिड कैप्स में गिरावट ज्यादा आती हुई दिखाई दे रही होगी। लेकिन अगर आपने इस पर फोकस करके गौर करके इस पर अटेंशन नहीं दिया है, तो आज अब हमारा दूसरा मुद्दा यही है जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो अमूमन लोग ये सोचते हैं कि जब बाजार में उतार चढ़ाव होता है तो सबसे ज्यादा हिट स्मॉल कैप फंड्स पे लगता है या स्मॉल कैप्स पे लगता है। लेकिन अब यहां पर जो हमें तस्वीर दिखाई दे रही है उसके मुताबिक मांजरा ये है कि मिड कैप फंड्स में स्मॉल कैप के मुकाबले गिरावट ज्यादा आई है, और यहाँ पर हम एक्टिव फंड्स की बात कर रहे हैं। तो अर्नब जी, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये कौन कौन से फंड्स हैं और कितने कितने % की गिरावट यहाँ पर आई है स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में। देखिए, अगर हम देखें जो मिड कैप फंड की कैटेगरी है उसमें जो काफी लीडिंग फंड्स है, जिसमें डीएसपी मिड कैप है, एलएनटी का फंड है, तो ये सभी जो फंड्स है ऑन एन एवरेज उनमें जो गिरावट आई है वो आपको पिछले 6 महीने में अराउंड 6 to 7% आपको दिखाई देगी। एक दो फंड्स ऐसे भी है जिसमें 10% प्लस भी गिरावट है, तो ये हम एवरेज करके हम बता रहे हैं। तो ये गिरावट इस रेंज में है। जब इसके सामने जब आप स्मॉल कैप कैटेगरी के काफी सारे फंड्स देखेंगे तो उसमें जो गिरावट है वो 2 से 3% तक सीमित रह गई है। तो इसमें भी एक दो आउटलायर्स आपको मिलेंगे, लेकिन ये मैं एवरेज बता रहा हूं। तो आपको एज एन ओवरऑल कैटेगरी ये देखना है कि नॉर्मल जब हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि जब बड़ी गिरावट आती है, खास करके बड़ी सेलिंग आती है और मार्केट में, इक्विटी मार्केट्स में पूरी तरह से बड़े बड़े फॉल्स आते हैं, तब नॉर्मली हम देख सकते हैं कि स्मॉल कैप्स में ज्यादा गिरावट आती है। लेकिन इस बार ये सिचुएशन नहीं है। इसमें 2-3 पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला तो ये कि आप ये ना माने कि स्मॉल कैप में कोई गिरावट नहीं है, ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप्स को भी पिछले महीने 1.5 महीने में अच्छा सारा हिट मिला है, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एज कंपेयर टू मिड कैप्स इंपैक्ट थोड़ा कम है। दूसरी बात ये क्यों है, ये आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो सेलिंग आप मार्केट में देख रहे हैं वो एफआईआई और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन है। यानी कि एफआईआई की होल्डिंग ज्यादातर लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में होती है, तो इसीलिए वहां पर आप थोड़ा प्रेशर ज्यादा देख रहे हैं। और तीसरा एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि हम एक लोकल मार्केट में विपरीत ट्रेंड देख रहे हैं, यानी कि लोकल इन्वेस्टर्स आज की तारीख में भी, अगर हम फरवरी का भी म्यूचुअल फंड डेटा देखें, तो वो लोकल
इक्विटी में पैसा अभी भी इन्फ्लोज आ रहा है, और इवन स्मॉल कैप फंड्स में भी 2000 प्लस करोड़ का लास्ट मंथ एक इन्फ्लो था। तो लोकल इन्वेस्टर्स में इतनी सेलिंग नहीं है जिसके हिसाब से जो स्मॉल कैप्स है वहां पर असर हुई है, लेकिन थोड़ी कम हुई है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी हद तक फंड मैनेजर की स्टॉक पिकिंग का भी एक नतीजा होता है कि हम फंड की परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव देखते हैं। देखिए ओवरऑल पंकज जी, जब बाजार में गिरावट हो, उतार चढ़ाव का माहौल हो, तो फंड मैनेजर चाहे कितना भी कोशिश कर लें, इम्पैक्ट तो उनके पोर्टफोलियो पर आता ही आता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि कुछ रीजंस तो यहाँ पर समझाए अर्नव सर ने, लेकिन एक फंड मैनेजर के नज़रिए से अगर मैं समझना चाहूँ तो किस तरह का चुनाव इस बात का सबूत है कि हमने मिड कैप में थोड़ी सी परफॉर्मेंस में कमी आती हुई देखी है स्मॉल कैप्स के मुकाबले, क्योंकि ये बहुत कम होता हुआ हम देखते हैं। बिल्कुल कविता, देखिए जहां तक सवाल है 6 मंथ का, तो आई एग्री कि यहां पर स्मॉल कैप में गिरावट कंपैरेटिवली कम रही। लेकिन यदि लास्ट 1 मंथ की बात करें हम, स्पेशली यदि ये रसिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है इसकी बात करें, तो लास्ट 1 मंथ में S&P BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स जहां 7.5% से गिरा है, वहीं मिड कैप इंडेक्स यानी कि S&P BSE मिड कैप 150 वो 7.38% से गिरा है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों में करीब करीब सेम गिरावट दर्ज की गई है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये बात कहें कि मिड कैप और स्मॉल कैप, समय की बात होती है और आपके इस इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई पर्टिकुलर इंडेक्स, कोई पर्टिकुलर स्टॉक एक इंडेक्स में बहुत ज्यादा गिर जाता है किसी वजह से, वो जियो पॉलिटिकल रीजन हो सकता है या कंपनी स्पेसिफिक हो सकता है, तो वो भी कई बार कारण होते हैं। और जहां तक इस बात का सवाल है कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में, तो यहां पर किस तरह के सेक्टर्स का चुनाव किया गया था, क्योंकि एक चाहे वो मिड कैप फंड हो, लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, वहां पर जरूरी नहीं है कि सभी फंड मैनेजर्स ने उन्हीं सेक्टर्स का चुनाव किया गया हो। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर में गिरावट ज्यादा हुई है तो उस फंड में आपको गिरावट ज्यादा देखने को मिलेगी। और यही होता है कि यदि फंड मैनेजर्स की रणनीति सही है और वो सही सेक्टर्स का चुनाव करते हैं और विद इन सेक्टर्स सही स्टॉक्स का चुनाव करते हैं, तो आपको गिरावट कम देखने को मिलेगी और बेटर रिटर्न्स की उम्मीद रहेगी। तो इसके लिए यहां पर अगर हम आगे की बात करें तो जैसे कि कुछ IT सेक्टर्स हो या ऑटो सेक्टर्स हो, जहां पर हमने गिरावट अच्छी देखी है, यहां पर अगर आपके पोर्टफोलियो में आप अगर देखेंगे कि आपके सेक्टर, आपके पोर्टफोलियो में ऑटो सेक्टर्स और IT सेक्टर और साथ ही फार्मा सेक्टर इस तरह के इसका वेटेज ज्यादा है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर निवेशकों के लिए सलाह यही है कि फिलहाल अपने पोर्टफोलियो में बने रहें जो इन मिड कैप फंड्स में गिरावट देखी जा रही है। अर्नव जी जी, यही होता है कि देखिए अलग अलग समय पे आपको अलग अलग ट्रेंड दिखाई देंगे। कभी मिड कैप ज्यादा गिरेगा, कभी आपको ऐसा भी शायद देखने को मिलेगा कि लार्ज कैप्स का परफॉर्मेंस दूसरे सभी सेक्टर से कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि थोड़ा परफॉर्मेंस वीक है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये सब ट्रेंड बदलते रहेंगे, कि आपको पोर्टफोलियो में बदलाव करना है। आपको तो यही देखना है कि एज पर योर रिक्वायरमेंट आपका एक्सपोजर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सेक्टर्स में फंड्स के द्वारा कितना होना चाहिए और क्या वो मेंटेन हो रहा है या नहीं। क्योंकि ये जो एलोकेशन आपने तय किया है अपने लिए, उस पे आप बने रहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए जब मार्केट्स भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, तब आपको दिखेगा कि स्मॉल एंड मिड कैप्स बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तभी आपको दौड़ के इनको ज्यादा पोर्टफोलियो में ऐड करना नहीं है, अपने एलोकेशन पर स्टिक कीजिए। उसी तरह जब बाजार गिरता है तब भी आपको इससे घबराकर कोई इमीडिएट स्टेप्स लेना नहीं है। तो ये सब ट्रेंड्स बदलते रहेंगे, लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो में बने रहना है। यही आपके लिए एज एन इन्वेस्टर मैसेज है। तो इस पर ही आप ध्यान दीजिए कि मेरे लिए क्या सही है और उस पर स्टिक करें। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर आपके स्मॉल मिड कैप फंड्स की गिरावट पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम बुनियादी बातें इस गिरावट के पीछे क्या है हमने आपको समझाया है विस्तार से, लेकिन वक्त है छोटे आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या अहम ट्रिगर्स है उस पर बात करने की। तो मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं मनी एजू स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या और ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के MD पंकज मटपाल। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं विधानसभा चुनाव नतीजों की। हालांकि हमेशा हम
हम कहते हैं कि अगर आपने पोर्टफोलियो बना रखा है जो कि लंबी अवधि के लिहाज से है और आपने अपने लक्ष्यों को तय करके उसके मुताबिक ये पोर्टफोलियो बनाया है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं और इन इवेंट्स का बाजार पे जो असर दिखता है वो ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको इंटैक्ट रहना पड़ता है अपनी इन्वेस्टमेंट में। लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम इन ट्रिगर्स को समझना चाहें और किस तरह से इन्वेस्टर बिहेवियर में बदलाव होगा, अगर उस लिहाज से हम अपने दर्शकों को जागरूक करना चाहें, उन्हें समझाइश देना चाहें, अर्नव जी, तो आप क्या कहेंगे? हमने देखा धुआंधार जीत यहाँ पर 4 राज्यों में बीजेपी की और आप यहाँ पर पंजाब में आती हुई, लेकिन इस जीत के जो मायने हैं मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिहाज से क्या है? देखिए, तो जो इम्पैक्ट आता है स्टेट पोल्स का ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स पे, वो काफी कम रहता है और वो कम समय के लिए रहता है। लेकिन जो 4 और 5 राज्यों में जो अब इलेक्शन हुए थे, वहां पर 2-3 इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ये था कि उसमें यूपी शामिल था, जो सबसे बड़ा राज्य है और वो लोकसभा में 80 मेंबर्स भेजता है। दूसरी बात ये भी थी कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जो 2024 में आने वाला है, वो सिर्फ अब 2 साल दूर है। तो ये सब जो इलेक्शंस होते हैं असेंबली के जस्ट बिफोर द लोकसभा पोल्स, वहां पर ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा ध्यान ज्यादा रहता है। और तीसरी बात ये थी कि हम आज की तारीख में काफी टफ इकोनॉमिक सिचुएशन से हम जा रहे हैं, तो इसीलिए ये 3 फैक्टर्स को लेके इस पर ध्यान ज्यादा था। अब एज फार एज योर पोर्टफोलियो इज कंसर्न, काफी सारी चीजें इससे बाहर निकल कर आती है। देखिए, जो मार्केट्स का फोकस रहता है वो इस पर रहता है कि क्या स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज सेंटर से आएगी, और क्योंकि बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में जीत हासिल की है, तो वहां से ये एक एश्योरेंस आता है इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी अब तक चल रही है वो आगे भी चलती रहेगी, कोई इमीडिएट चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि जो मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा गया था, और खास करके यूपी में जहां पर फोकस था कि डेवलपमेंट और बेनिफिट्स किस तरह लोगों से पहुंचे, तो जब डेवलपमेंट का मतलब होता है फॉर द मार्केट्स कि ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी से कंपनियों को लाभ होता है, क्योंकि कई क्षेत्रों में उनका बिजनेस बढ़ता है, तो ये सब लेकर भी एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि जो डेवलपमेंट हो रहा था उसी तरह से आगे चलता रहेगा, और इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से ये पॉजिटिव। तीसरी बात ये है कि जब हम हाल की सिचुएशन में देखें, तो क्योंकि बीजेपी सेंटर में रूलिंग पार्टी है, उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है, तो ये एक और आश्वासन देता है कि पॉपुलिज्म, जो बाजार को अच्छा नहीं लगता, इक्विटी मार्केट्स को भी अच्छा नहीं लगता और डेट मार्केट्स को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पॉपुलिज्म का मतलब ये होता है कि सरकार ज्यादा फ्रीबीज लोगों को देगी और उससे पूरा जो डेट मार्केट खास करके है, क्योंकि ज्यादा बोरोइंग आती है और उससे यील्ड्स बढ़ती है, तो ये काफी मेन चीज होती है। लेकिन और एक अंतिम पॉइंट ये है कि हाल की स्थिति में जहां पर एक युद्ध चल रहा है, जहां पर फेडरल रिजर्व दुनिया भर में रेट्स बढ़ने की बात हो रही है, तो ये सब को देखते हुए हमारे वहां भी रेट्स पे प्रेशर आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उसके लिए ये सरकार अब पूरी इस तरह की स्थिति में है कि वो थोड़े टफ मेजर्स भी ले तो वो एक्सेप्टेबल रहेंगे, और एक्सेप्टेबल रहने के साथ साथ वो इकोनॉमी और आपके मार्केट्स के लिए भी एक अच्छा सूदिंग बाम की तरह रहेगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो डेट पोर्टफोलियो एज वेल एज इक्विटी पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करता है। और साथ ही कहीं ना कहीं जो हम कह रहे हैं कि निवेशकों के आत्मविश्वास को यहाँ पर बूस्ट मिलता है इस तरह के इलेक्शन रिजल्ट्स देखकर, तो पंकज जी कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं आपके, वो बाजार की चाल की वजह से थोड़े से हिल गए होंगे। मैं केवल विधानसभा इलेक्शन नतीजों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल जिस तरह की स्थिति हमें दिखाई दे रही है दुनिया भर में, उसके लिहाज से आपसे पूछना चाह रही हूँ, अपने शॉर्ट टर्म लक्ष्यों को अब किस तरह बदलने का समय आ गया है, उनमें किस तरह से हेरफेर करने का समय आ गया है? देखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स की अगर बात करें तो वहां पर अक्सर जो निवेश किया जाता है वो डेट ओरिएंटेड स्कीम्स में किया जाता है। तो यहाँ पर यदि आपने कोई फिक्स डिपॉजिट में किया हुआ है या फिर इस तरह की स्कीम्स में किया है, या फिर कोई लिक्विड फंड या
इस तरह के फंड्स में किया है, तो बहुत ज्यादा बदलाव की वहां पर जरूरत नहीं है आपको, वो वैसा ही रहने दें। यहाँ पर ज्यादा फर्क पड़ेगा लॉन्ग टर्म पर। और यदि आप मान लीजिए निवेश करते हैं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के लेवल्स काफी करेक्ट हो गए हैं, तो यदि आप निवेश कर रहे हैं, आपने मान लीजिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि आप मान लीजिए एसटीपी कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट होगा, तो वहां पर आपको बदलाव की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप ये सोच के कर रहे थे कि मार्केट नीचे आएगा तो आपको वहां पर एक कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, बट मार्केट काफी नीचे आ चुका है। तो आप कोशिश करें कि अब बहुत लंबा इंतजार ना करें, बल्कि इन लेवल्स पर फायदा उठाएं और मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो इसमें बदलाव की आपको बहुत जरूरत है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। बिल्कुल, तो चलिए ओवरऑल हमने आपको बताया कि किस तरह के ट्रिगर्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो पर एक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। लेकिन अब पिछले 6 महीनों की अगर हम बात करें तो हमने बाजार में अलग अलग लेवल्स देखे हैं, कई उतार चढ़ाव के लिहाज से हमें नए नए लेवल्स देखने को मिले हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपने अगर पोर्टफोलियो बना रखा है और उसमें भी अगर आपने मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स को शामिल कर रखा है और आप जाके अपने फंड्स की परफॉर्मेंस भी देखें, तो कहीं ना कहीं आपको मिड कैप्स में गिरावट ज्यादा आती हुई दिखाई दे रही होगी। लेकिन अगर आपने इस पर फोकस करके गौर करके इस पर अटेंशन नहीं दिया है, तो आज अब हमारा दूसरा मुद्दा यही है जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो अमूमन लोग ये सोचते हैं कि जब बाजार में उतार चढ़ाव होता है तो सबसे ज्यादा हिट स्मॉल कैप फंड्स पे लगता है या स्मॉल कैप्स पे लगता है। लेकिन अब यहाँ पर जो हमें तस्वीर दिखाई दे रही है उसके मुताबिक मांजरा ये है कि मिड कैप फंड्स में स्मॉल कैप के मुकाबले गिरावट ज्यादा आई है। और यहाँ पर हम एक्टिव फंड्स की बात कर रहे हैं। तो अर्नब जी, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये कौन कौन से फंड्स हैं और कितने कितने % की गिरावट यहाँ पर आई है स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में। देखिए, अगर हम देखें जो मिड कैप फंड की कैटेगरी है उसमें जो काफी लीडिंग फंड्स है, जिसमें डीएसपी मिड कैप है, एलएनडी का फंड है, तो ये सभी जो फंड्स है ऑन एन एवरेज उनमें जो गिरावट आई है वो आपको पिछले 6 महीने में अराउंड 6 to 7% आपको दिखाई देगी। एक दो फंड्स ऐसे भी है जिसमें 10% प्लस भी गिरावट है, तो ये हम एवरेज करके हम बता रहे हैं। तो ये गिरावट इस रेंज में है। जब इसके सामने जब आप स्मॉल कैप कैटेगरी के काफी सारे फंड्स देखेंगे तो उसमें जो गिरावट है वो 2 से 3% तक सीमित रह गई है। तो इसमें भी एक दो आउटलायर्स आपको मिलेंगे, लेकिन ये मैं एवरेज बता रहा हूं। तो आपको एज एन ओवरऑल कैटेगरी ये देखना है कि नॉर्मल जब हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि जब बड़ी गिरावट आती है, खास करके बड़ी सेलिंग आती है और मार्केट में, इक्विटी मार्केट्स में पूरी तरह से बड़े बड़े फॉल्स आते हैं, तब नॉर्मली हम देख सकते हैं कि स्मॉल कैप्स में ज्यादा गिरावट आती है। लेकिन इस बार ये सिचुएशन नहीं है। इसमें 2-3 पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला तो ये कि आप ये ना माने कि स्मॉल कैप में कोई गिरावट नहीं है, ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप्स को भी पिछले महीने 1.5 महीने में अच्छा सारा हिट मिला है, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एज कंपेयर टू मिड कैप्स इंपैक्ट थोड़ा कम है। दूसरी बात ये क्यों है, ये आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो सेलिंग आप मार्केट में देख रहे हैं वो एफआईआई और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन है। यानी कि एफआईआई की होल्डिंग ज्यादातर लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में होती है, तो इसीलिए वहां पर आप थोड़ा प्रेशर ज्यादा देख रहे हैं। और तीसरा एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि हम एक लोकल मार्केट में विपरीत ट्रेंड देख रहे हैं, यानी कि लोकल इन्वेस्टर्स आज की तारीख में भी, अगर हम फरवरी का भी म्यूचुअल फंड डेटा देखें तो वो लोकल इक्विटी में पैसा अभी भी इन्फ्लोज आ रहा है। और इवन स्मॉल कैप फंड्स में भी 2000+ करोड़ का लास्ट मंथ एक इन्फ्लो था। तो लोकल इन्वेस्टर्स में इतनी सेलिंग नहीं है, जिसके हिसाब से जो स्मॉल कैप्स है वहां पर असर हुई है, लेकिन थोड़ी कम हुई है।
लेकिन यहाँ पर काफ़ी हद तक फंड मैनेजर की स्टॉक पिकिंग का भी एक नतीजा होता है कि हम फंड की परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव देखते हैं। देखिए ओवरऑल पंकज जी, जब बाजार में गिरावट हो, उतार चढ़ाव का माहौल हो, तो फंड मैनेजर चाहे कितना भी कोशिश कर लें, इम्पैक्ट तो उनके पोर्टफोलियो पर आता ही आता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि कुछ रीजंस तो यहाँ पर समझाए अर्नव सर ने, लेकिन एक फंड मैनेजर के नज़रिए से अगर मैं समझना चाहूँ तो किस तरह का चुनाव इस बात का सबूत है कि हमने मिड कैप में थोड़ी सी परफॉर्मेंस में कमी आती हुई देखी है स्मॉल कैप्स के मुकाबले, क्योंकि ये बहुत कम होता हुआ हम देखते हैं। बिल्कुल कविता, देखिए जहां तक सवाल है 6 मंथ का, तो आई एग्री कि यहां पर स्मॉल कैप में गिरावट कंपैरेटिवली कम रही। लेकिन यदि लास्ट 1 मंथ की बात करें हम, स्पेशली यदि ये रसिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है इसकी बात करें, तो लास्ट 1 मंथ में S&P BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स जहां 7.5% से गिरा है, वहीं मिड कैप इंडेक्स यानी कि S&P BSE मिड कैप 150 वो 7.38% से गिरा है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों में करीब करीब सेम गिरावट दर्ज की गई है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये बात कहें कि मिड कैप और स्मॉल कैप, समय की बात होती है और आपके इस इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई पर्टिकुलर इंडेक्स, कोई पर्टिकुलर स्टॉक एक इंडेक्स में बहुत ज्यादा गिर जाता है किसी वजह से, वो जियो पॉलिटिकल रीजन हो सकता है या कंपनी स्पेसिफिक हो सकता है, तो वो भी कई बार कारण होते हैं। और जहां तक इस बात का सवाल है कि एक्टिवली मैनेज फंड्स में, तो यहां पर किस तरह के सेक्टर्स का चुनाव किया गया था, क्योंकि एक चाहे वो मिड कैप फंड हो, लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, वहां पर जरूरी नहीं है कि सभी फंड मैनेजर्स ने उन्हीं सेक्टर्स का चुनाव किया गया हो। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर में गिरावट ज्यादा हुई है तो उस फंड में आपको गिरावट ज्यादा देखने को मिलेगी। और यही होता है कि यदि फंड मैनेजर्स की रणनीति सही है और वो सही सेक्टर्स का चुनाव करते हैं और विद इन सेक्टर्स सही स्टॉक्स का चुनाव करते हैं, तो आपको गिरावट कम देखने को मिलेगी और बेटर रिटर्न्स की उम्मीद रहेगी। तो इसके लिए यहां पर अगर हम आगे की बात करें तो जैसे कि कुछ IT सेक्टर्स हो या ऑटो सेक्टर्स हो, जहां पर हमने गिरावट अच्छी देखी है, यहां पर अगर आपके पोर्टफोलियो में आप अगर देखेंगे कि आपके सेक्टर, आपके पोर्टफोलियो में ऑटो सेक्टर्स और IT सेक्टर और साथ ही फार्मा सेक्टर इस तरह के इसका वेटेज ज्यादा है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर निवेशकों के लिए सलाह यही है कि फिलहाल अपने पोर्टफोलियो में बने रहें जो इन मिड कैप फंड्स में गिरावट देखी जा रही है। अर्नव जी जी, यही होता है कि देखिए अलग अलग समय पे आपको अलग अलग ट्रेंड दिखाई देंगे। कभी मिड कैप ज्यादा गिरेगा, कभी आपको ऐसा भी शायद देखने को मिलेगा कि लार्ज कैप्स का परफॉर्मेंस दूसरे सभी सेक्टर से कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि थोड़ा परफॉर्मेंस वीक है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये सब ट्रेंड बदलते रहेंगे, कि आपको पोर्टफोलियो में बदलाव करना। आपको तो यही देखना है कि एज पर योर रिक्वायरमेंट आपका एक्सपोजर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सेक्टर्स में फंड्स के द्वारा कितना होना चाहिए और क्या वो मेंटेन हो रहा है या नहीं। क्योंकि ये जो एलोकेशन आपने तय किया है अपने लिए, उस पे आप बने रहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए जब मार्केट्स भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, तब आपको दिखेगा कि स्मॉल एंड मिड कैप्स बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तभी आपको दौड़ के इनको ज्यादा पोर्टफोलियो में ऐड करना नहीं है, अपने एलोकेशन पर स्टिक कीजिए। उसी तरह जब बाजार गिरता है तब भी आपको इससे घबराकर कोई इमीडिएट स्टेप्स लेना नहीं है। तो ये सब ट्रेंड्स बदलते रहेंगे, लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो में बने रहना है। यही आपके लिए एज एन इन्वेस्टर मैसेज है। तो इस पर ही आप ध्यान दीजिए कि मेरे लिए क्या सही है और उस पर स्टिक करें। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर आपके स्मॉल मिड कैप फंड्स की गिरावट पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम बुनियादी बातें इस गिरावट के पीछे क्या है हमने आपको समझाया है विस्तार से, लेकिन वक्त है छोटे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं IT मनी। बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर अर्नव पंड्या, पंकज मटपाल हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए झटपट एक सवालों का रैपिड फायर शुरू करते हैं और जुड़ते हैं दर्शकों के साथ बिना ज़्यादा समय बिताए। महेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। महेश नमस्कार। आपने 9 फंड में निवेश कर रखा है, 32,000 की आपकी लगभग SIP चल रही है। 2031 तक आपको चाहिए 2 करोड़ रुपए, ठीक है, और आपके रिटायरमेंट के लिए। और
बेटी की शादी के लिए आपने कहा है कि आपको ये निवेश से पैसे चाहिए। 2 करोड़, मैं समझ रही हूँ कि आपने महंगाई, क्योंकि आजकल हम पढ़ ही रहे हैं सब जगह कि इसमें बहुत तेजी आने वाली है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपने आकलन किया है अपने कॉर्पस का। यस मैडम। ऑलराइट, चलिए अर्नव जी क्विकली क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, अगर हम उनके ओवरऑल गोल्स को ले देखें तो जो समय है और जो कॉर्पस इनको इकट्ठा करना है उसके लिए उनको तकरीबन 87,000 पर मंथ का निवेश करना होगा, अगर हम कंजर्वेटिवली 12% पर एनम का रिटर्न देखें। तो इसके मुकाबले अगर हम इनका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट देखें तो अराउंड 32,000 है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना बहुत जरूरी है, और इनके पास इतना लंबा समय नहीं है तो उनको ज्यादा मात्रा में बढ़ाना होगा, यानी कि जरा ज्यादा परसेंटेज में बढ़ाना होगा ताकि वो अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच सके। दूसरी बात ये है कि जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें अलग अलग प्रकार के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। तो इनके पोर्टफोलियो में स्कीम्स अलग अलग प्रकार की है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है कि 9 फंड्स है उसमें से 4 निपॉन इंडिया के हैं और 4 एसबीआई के हैं और एक एचडीएफसी का है। तो जो एसेट मैनेजमेंट या म्यूचुअल फंड का कॉन्सेंट्रेशन है वो उनको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो ओवरऑल स्टाइल और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स और वो सब होते हैं, इवन दो अलग अलग कैटेगरी के फंड्स है, वो कई बार एक ही प्रकार का होता है जिससे ओवरऑल इम्पैक्ट होता है। तो मेरा इनको ये कहना है कि निपॉन के जो 4 फंड्स है उसमें से गोल्ड फंड को अलग रखिए, क्योंकि वो सीधा गोल्ड प्राइस से लिंक्ड है। दूसरे जो 3 फंड है उसमें से जो निपॉन का वैल्यू फंड है उसकी जगह पर आप एक कैनेडा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड उससे शामिल कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए पोर्टफोलियो में जो एक मिसिंग एक्सपोजर है वो पूरा पाड़ेगा। दूसरी बात ये है कि एक और फ्लेक्सी कैप फंड जोड़ दीजिए यूटीआई फ्लेक्सी कैप में, उसके सामने जो एसबीआई का ग्लोबल फंड है उसमें से आप निकल के जो यूटीआई का फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें आप चले जाइए। और तीसरी बात ये कि इनके पास जो लार्ज कैप एक्सपोजर है वो एक इंडेक्स फंड के माध्यम से है, तो उसे बदलकर एक एक्टिव फंड में आ जाइए, जैसे कि मेरा ये एसेट का लार्ज कैप फंड, उस प्रकार के फंड में अगर आप आ जाते हैं तो आपका ओवरऑल एक्सपोजर भी डाइवर्सिफाई रहेगा। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड में ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं रहेगा, वो भी स्प्रेड आउट हो जाएगा और आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो ये सब करने के बाद आप अपने अमाउंट्स इन्हीं फंड में बढ़ाते रहेंगे। चलिए अगला सवाल लेंगे हम आदित्य कुमार का। इन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा है। फंड्स के नाम तो आपके पास हैं ही पंकज जी, बाकी नाम तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। 6 फंड्स हैं, 24,000 का निवेश है, 15 साल में 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन पूछ रहे हैं कि क्या 1.5 करोड़ के लिए 24,000 का निवेश हर महीना सही है? देखिए स्कीम्स अच्छी हैं, पोर्टफोलियो अच्छा बनाया है, लेकिन जहां तक 1.5 करोड़ रुपए जुटाने हैं अगले 15 साल में, और यदि हम यहाँ पर, क्योंकि इक्विटी स्कीम्स हैं, हम 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करें CAGR, तो इन्हें 4,000 रुपया महीना बढ़ाना चाहिए। और यदि एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं तो अलग दूसरा तरीका यह है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें ताकि ये अपने गोल को समय पर अचीव कर सके। बाकी स्कीम्स के हिसाब से इन्हें कोई जरूरत नहीं है कोई बदलाव की। और ये जो 4,000 रुपये मैंने बताया है ऐड करने के लिए, ये भी इन्हें एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही बढ़ाने चाहिए, बाकी नई स्कीम ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अगले सवाल की ओर हम रुख करते हैं। संदीप शर्मा साहब जब फोन लाइन पर आ जाएंगे तो उनसे बात करेंगे, लेकिन अर्नव जी ये कह रहे हैं कि इन्होंने अभी अभी अपनी नौकरी बदली है और 40 लाख रुपए का इनको फुल एंड फाइनल मिला है, जिसमें ग्रेच्युटी शामिल है, EPF इसमें शामिल नहीं है। इनको 80,000 रुपए निवेश करने हैं इसमें से, और ये कह रहे हैं स्टेप अप करेंगे 5% का। लगभग अगले 5 साल तक इनकी निवेश करने की मंशा है, तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि कहाँ निवेश करें? देखिए, इनको निवेश करना है 80,000, जो एक काफी बड़ी रकम है। तकलीफ एक ही चीज की है कि इनके पास जो समय है वो उन्होंने सिर्फ 5 साल का बताया है, और ये क्योंकि ये रेगुलर इन्वेस्टिंग करने वाले हैं, तो अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज सिर्फ 2.5 years होता है। तो इस प्रकार के सिचुएशन में एक एग्रेसिव इक्विटी पोर्टफोलियो इनके लिए सही नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से इनको एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो की तरफ ध्यान देना होगा, जिसमें डेट का भी समावेश हो जाए और इक्विटी का भी समावेश हो जाए। मेरा मानना है कि अगर ये
समय मर्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो उनको एक प्योर इक्विटी फंड्स में सिर्फ लार्ज कैप की तरफ ध्यान देना होगा, जिसमें कैनरा रोबेको का ब्लू चिप या मिराई एसेट का लार्ज कैप एक फंड वो निवेश कर सकते हैं। बॉन्ड फंड की तरफ अगर हम देखें तो उनको एक डायनामिक बॉन्ड कैटेगरी पर ध्यान देना होगा, जहां पर वो कोटक डायनामिक बॉन्ड फंड की तरफ ध्यान दे सकते हैं। और इसके अलावा दो फंड वो एक्चुअली वो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के जोड़ सकते हैं, जहां पर फंड मैनेजर कॉल लेता है कि डेट और इक्विटी में आपको कितना मिक्सचर करना है। तो ये कैटेगरी में वो ट्रू आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड देख सकते हैं, इसके अलावा निपॉन का भी बैलेंस एडवांटेज फंड देख सकते हैं। तो ये सब अगर ये करते हैं तो उनके पोर्टफोलियो में थोड़ी ग्रोथ की भी पॉसिबिलिटी रहेगी और डेट का भी प्रोपोर्शन सिग्निफिकेंट रहेगा। लेकिन अगर गोल एग्जैक्टली 5 इयर्स पर आने वाला है तो बाय द 4th ईयर थोड़ा थोड़ा इक्विटी से में भी उनको निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, अगले दर्शक डॉक्टर अजय भारद्वाज मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बताएं कहां से बोल रहे हैं और किस चीज के डॉक्टर हैं आप सर? नमस्ते मैम, मेरा नाम अजय कुमार है, मैं एक जनरल सर्जन हूँ। अच्छा। और मैं पंजाब से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, आप खुश हुए आपकी जीत से? वोट किया था? हाँ जी मैम, आई एम वेरी मच हैप्पी, बहुत खुश हूँ। एक नई सरकार आई है, मैं बहुत खुश हूँ मैम। किन किन बदलावों की उम्मीद है फिर आपसे? सबसे बड़ी यहाँ पे करप्शन मैम, भ्रष्टाचार। चलिए, ये तो काम करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, पूरे देश की प्रॉब्लम है ये तो। बताएं आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? मैम मैं ना मुझे इसका इतना ज्ञान नहीं था इस स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का। मेरे एक फ्रेंड ने, वो भी डॉक्टर है, अच्छा। उनके फादर ये करते थे तो उन्होंने मुझे गाइड किया। तो मैंने 5 फंड में मैडम पिछले 6 महीने से पैसे डालने शुरू किए मैडम। 5 फंड्स हैं कि 4? हाँ जी मैडम। अच्छा, नाम बताएंगे एक बार मेरे पास? हाँ 5 फंड्स है, राइट सही कह रहे हैं। हाँ जी मैम, 2000 रुपए हर महीने हर एक फंड में डाल रहा हूँ, मतलब टोटल 10,000 एवरी मंथ आई एम इन्वेस्टिंग मैडम। और मेरा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच यही है कि मुझे कॉर्पस अच्छा चाहिए, मतलब कि सिंस इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें काम करना तो मुश्किल होगा, आपको तो पता ही है डॉक्टर्स को करना मुश्किल होता है। तो इन द पैसेज ऑफ टाइम सो दैट कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ती रहे और मेरा कॉर्पस अच्छा बनता रहे, वही सिर्फ एजेंडा है। ये पहला क्वेश्चन है। मेरे 3 क्वेश्चन है मैम। ओके। सेकेंडली, मैं अपनी वाइफ का भी ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ। उसके लिए आप मुझे थोड़े फंड रिकमेंड कर देंगे तो बहुत बेहतर होगा। उनका भी मैं स्टार्टिंग 10,000 स्टार्ट करना चाहता हूँ और मैं अपना फंड वैल्यू मैडम बढ़ा भी सकता हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं 20, 30, 40 हजार भी कर सकता हूँ मंथली। मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट मुझे सेफ्टी का पता नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ 10,000 ही डाला है। चलिए, 1 करोड़ रुपए आपको कितने साल में चाहिए? मैम अगर विद इन 10-12 ईयर्स तक हो जाए तो, और अगर 15-20 ईयर्स लेगा तो 2-2.5-3 करोड़ तक, रिटायरमेंट 58 ईयर्स तक हुआ तो थोड़ा ज्यादा भी हुआ, 2.5-3-2 करोड़ तक भी हुआ तो चलता है। चलिए ठीक है। मेरे ख्याल से आप तो डॉक्टर हैं, तो आप तो अपना खुद का हॉस्पिटल वगैरह कुछ बनाएंगे ना? हाँ जी मैम, एक्चुअली मैम मैं अभी तो दूसरे हॉस्पिटल्स में भी जाता हूँ, मेरा खुद की प्रैक्टिस भी है। हाँ। तो मतलब रिटायरमेंट के बाद आप पूरी तरह से अपने इस इन्वेस्टमेंट पर निर्भर तो नहीं रहेंगे, आपके पास कमाई का अलग जरिया होगा, स्रोत होगा, तो इतनी चिंता करने की बात नहीं है ना आपके रिटायरमेंट की बात की जिंदगी के लिए? हाँ मैम, मुझे वो उस चीज की कोई भी वो नहीं है। मैं ऑलरेडी प्रोविडेंट फंड में भी पैसे डाल रहा हूँ, मेरी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी कंटिन्यूड है 1.5-2 करोड़ की। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिलहाल 1 करोड़ का ही टारगेट लेके चलते हैं। पंकज जी बताएं, 10,000 रुपए तो बढ़ाने पड़ेंगे इनको थोड़ा सा निवेश, और कह भी रहे हैं कि बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर भारद्वाज जी, देखिए आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें एक तो स्कीम जो है आपके पास में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड, ये एक डेट स्कीम है। अब क्योंकि आपका उद्देश्य जो है वो है वेल्थ क्रिएशन, और ऐसे में आप यदि पोर्टफोलियो में इक्विटी स्कीम्स को शामिल करेंगे तो बेहतर होगा। और हम इक्विटी से, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से हिस्टोरिकल रिटर्न्स को ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि लॉन्ग टर्म में 12-13% के आसपास का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से यदि 10,000 की बात करें तो लगभग 20 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपए जुटाने के लिए।
और आपको यदि 10-15 साल में करने हैं, या जैसे आपने कहा कि यदि लंबा समय है तो करीब 2-2.5 करोड़ रुपया होना चाहिए, तो बिल्कुल आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी इमीडिएट इफेक्ट से। तो आप यहां पर बदलाव कीजिए। एक तो जो ये डेट स्कीम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग स्कीम, इसको आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड में स्विच कर दीजिए, तो ये बेहतर होगा। और साथ ही आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वो अच्छी हैं, आप यहां पर अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा और मतलब अमाउंट को बढ़ा दीजिए। और साथ ही आप एक जैसे कि निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इसको आप शामिल कर सकते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, यहां भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू होने जा रहा है दोबारा से, तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस स्कीम को आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और आपके वाइफ के लिए आपने जो पूछा, यदि उनका भी लंबा नजरिया है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे में जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा निपॉन इंडिया इमर्जिंग बिजनेस फंड, इमर्जिंग इक्विटी फंड, इस फंड को आप शामिल कर सकते हैं। निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, ये एक अच्छा फंड है, इसे आप शामिल कर सकते हैं। तो इन फंड्स में आप निवेश कीजिए। ऑलराइट, चलिए डॉक्टर साहब कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैम, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि ये जो फंड की जो वैल्यू है, अभी मेरे पास पराग पारिक और ये सब जो है मेरे एसेट्स, जो तो सर ने कहा कि मुझे चेंज करना है, चेंज एक मैं कर लूंगा, मतलब मल्टी कैप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप में चेंज कर लूंगा। बाकी जो फंड है उसी में पैसा बढ़ाता चला जाऊं, या मुझे फंड 1-2 और नए लेने चाहिए, या ठीक है ये सब कुछ? मेरे ख्याल से अभी फिलहाल तो पंकज जी इन्हीं पोर्टफोलियो में निवेश बढ़ाने की सलाह होगी। बिल्कुल, इनके पास अच्छे फंड्स हैं, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में नए फंड्स की जरूरत नहीं है। एक फंड मैंने बता दिया आपको, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, क्योंकि वो आप रेगुलर सेविंग फंड को स्विच कर रहे हैं, तो उसी में आगे आपकी एसआईपी चलेगी। आपके लिए बदलाव की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी वाइफ के लिए मैंने जो स्कीम बताई उनका आप ध्यान रखें। चलिए, मेरे ख्याल से समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारद्वाज अपना सवाल पूछने के लिए, लेकिन हमें झटपट रुख करना होगा निवेश गुरु मंत्र की ओर। अर्नब जी, सबसे पहले आप बताएं आपका आज का निवेश गुरु मंत्र क्या है? जब भी आप निवेश करते हो तो आपको ओवर एक्सपोजर कोई भी इन्वेस्टमेंट या एसेट क्लास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम कोई निवेश एक एरिया में करते हैं और वो अच्छा करता है तो हमें लगता है कि हमें और यहीं पे निवेश करना है, क्योंकि सभी हमारे गेन्स ओवरऑल यहाँ मेरे ख्याल से कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है। मेरे ख्याल से अर्नब जी आपके पास वापस आएंगे, जब तक अर्नब जी से हमारा टेक्निकल कनेक्शन जुड़ता है। पंकज जी, आप बताएं आपका गुरु मंत्र क्या है आज का? निवेश की शुरुआत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें और रेगुलरली इन्वेस्ट करें। ध्यान रहे, लंबे समय में यदि आप स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि एक साथ कभी लालच में आकर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की बजाय आप उसे किस्तों में करते हैं, तो उससे आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। तो ध्यान रहे कि लंबे समय, चाहे छोटी अमाउंट हो, लेकिन लंबे समय के लिए रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला आप दोनों ने इस खास पेशकश के लिए और दर्शकों को गाइड किया उनके इन्वेस्टमेंट्स की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन चलिए हम